हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज हम लोग उसका पीवाईक्यू करेंगे। जिसमें से ये जो पब्लिकेशन लिया गया है ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है। आज हम लोग इसी यूथ पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन हम लोग आज लोग करेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें सारे चैप्टर का पीवाईक्यू है। एक बाई एक करके हम सारे पीवाईक्यू को देखेंगे। जैसे में इतिहास का है, इतिहास सब्जेक्ट का फिर देखेंगे। फिर क्या है, फिर आगे जाएंगे तो आपको भूगोल का मिलेगा। भूगोल का मिलने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट का, जैसे भारतीय राज्य इंडियन पॉलिटी का मिलेगा, आपको अर्थशास्त्र का मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। इसमें से जिसका ज़्यादा वेटेज होगा पहले हम उसी का करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बाई जिसका वेटेज उससे कम रहेगा फिर हम उस सब्जेक्ट को करेंगे। तो पहले जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है पहले हम उसी को करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें वेटेज किसका ज़्यादा है ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो दिया गया है इतिहास का ये 1580 क्वेश्चन है और भूगोल का है 1778 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है भूगोल का, उसके बाद है इतिहास का, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसमें ये आपका आ जाएगा विज्ञान आ जाएगा। ये सब्जेक्ट इसमें यहाँ पे आते हैं, ये 1500 समथिंग क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर आता है आपका ये भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसके बाद है अर्थशास्त्र का। चलिए आज हम लोग इतिहास का पहले कर लेते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा वेटेज भूगोल का है, लेकिन पहले हम लोग इतिहास का कर लेते हैं, उसके बाद भूगोल का हम लोग करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा क्या होता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इतिहास का। और इसमें का जो क्वेश्चन होता है इसमें से थोड़ा क्या है, कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। इसमें का जो क्वेश्चन हो जाए, जो इतिहास का हो जाता है वो फैक्चुअल होता है, तो ये ज़्यादा रिपीटेशन का चांस रहता है। चलिए हम लोग इतिहास का क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले इतिहास का क्वेश्चन देखने के लिए आपको पहले इतिहास के पार्ट होते हैं। इतिहास के जो 3 पार्ट होते हैं, एक होते प्राचीन इतिहास, एक होते माध्यमिक मिडाइवल हिस्ट्री होता है, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो आज हम लोग जो इसका करेंगे क्वेश्चन, जितना हो सकता है क्वेश्चन आज हम लोग इसका प्राचीन इतिहास का करेंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, इसका पहला चैप्टर है पाषाण काल। क्या है, पाषाण काल है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा पाषाण युग, इनमें से कौन सा पाषाण युग, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा क्या है, नहीं आता है, बोला है नहीं आता है। तो देखिए इसमें से कौन कौन आता है, इसमें से जो पूरा पाषाण काल आता है, इसमें नव पाषाण काल आता है, इसमें मध्य पाषाण काल आता है, इसमें ताम्र पाषाण काल है, ये नहीं आता है। जो हमारा जो आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पे छूट जाएंगे, जो कि एनटीपीसी में उसी क्वेश्चन को रिपीटिशन होता है। तो ये यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देखने से ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग पहले उसको देख लें, क्योंकि रिपीटेशन इसका ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो देखिए भीमबेटका के जो गुफाओं की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी, 1957 से 58 में। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकंड का। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो शैलश्रय है ये जो प्रसिद्ध है वो है भारतीय उपमहाद्वीप, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से क्या है, ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये क्या आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है ये जो पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है भीमबेटका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो भीमबेटका में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। इसमें से आपको बताना है सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो पहले आए थे वो पूरा पाषाण काल आए थे, पूरा पाषाण काल आए थे। उसके बाद क्या आए थे, पूरा पाषाण काल के बाद आए थे आपका मध्य पाषाण काल। उसके बाद क्या आए थे, नव पाषाण काल। ये पहला ही क्वेश्चन था जिसमें से पूछा गया था तो कौन इसमें से नहीं था। तो उसमें से जो ताम्र पाषाण काल है वो आंसर नहीं था, तो उसमें ही ऑर्डर दिया हुआ था, पूरा ABC करके दिया हुआ था। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो गया आपसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है सिंधु सभ्यता। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो यहाँ पे जो कहा गया है क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो जो शिल्प है ये प्राप्त किए जाते थे आपके नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो ये है नागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। पंजाब यानी भारत का ही है, तो इसमें से कौन सा है जो स्थित भारत में है। इसमें से पंजाब भारत में यानी पंजाब राज्य स्टेट में कौन सा है। तो देखिए ये जो पंजाब स्टेट में है, ये जो हमारा इसका जो आंसर है, ये आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोपर। रोपर में क्या है, ये पंजाब में स्थल है। ये रोपर कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में है। अभी हम लोग इसका जो क्वेश्चन है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जैसे नदी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। वो ज़्यादा रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे लोथल होता है। लोथल, लोथल ये किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। आपको पूछेगा हड़प्पा, हड़प्पा ये किस नदी के है, तो ये रावी नदी के तट पे है। सेकेंड है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ये किस नदी पे है, तो ये सिंधु नदी पे है। किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। धौलीवीरा, ये धौलीवीरा, ये हाँ धौलीवीरा, धौलीवीरा ये किस नदी का, धौलीवीरा किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अभी चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें नामक एक 10 प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा, 2x2 बीमा से ये क्या है, बनी होती थी। 7 वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्योगों के लिए किया जाता था। तो ये कौन सा है, तो ये जो है ये है सीट राइट, सीट ए टाइट, सीट ए टाइट है। क्या है, सीट ए टाइट है, सीट ए टाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें भी पूछा हुआ था कि पंजाब में कौन सा है, तो पंजाब में रोपर पड़ता है। अब यहाँ पे पूछ दिया गया कि धौलीवीरा, तो धौलीवीरा कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है धौलीवीरा, तो धौलीवीरा जो है ये है गुजरात में। क्या है, अब यही राजस्थान में पूछेंगे तो क्या है, तो राजस्थान में है। ये कालीबंगा है। क्या है, कालीबंगा आपका कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। झारखंड ये नीचे के एरिया है, छत्तीसगढ़ तो इस एरिया में नहीं पड़ता है। गुजरात में क्या है, कालीबंगा, सॉरी गुजरात में क्या है, धौलीवीरा है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा अगर जी बात करेंगे, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो ये कालीबंगा नहीं, कालीबंगा ही है। एक होता है लोथल, लोथल है भोगवा। कालीबंगा किस नदी के किनारे होगा, तो घग्गर नदी के किनारे होंगे। किस नदी के किनारे होंगे, घग्गर नदी के किनारे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग धौलीवीरा को बता चुके थे कि ये घग्गर नदी के किनारे है, ये गलत है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, इसीलिए हम आंसर यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है धौलीवीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि धौलीवीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो किस समयावधि से जुड़ी हुई है। तो ये जो समयावधि है ये कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल आते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे दिया धौलीवीरा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपर हो गया। ये सारे अगर ये पूछें किस काल से संबंधित है, तो ये जितने भी सारे हैं ये किससे संबंधित है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नान घर एक विशाल था, ये क्या था, त्रिभुजाकार था या वृत्ताकार था या आयताकार टैंक था। ये किस टाइप का था, तो ये आयताकार टैंक था। किस टाइप का था, तो आयताकार टैंक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ये किस जैसे ऐसे होता था, और हम बता देते किस तरह से, जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया, इधर से सीढ़ी रहता था, इधर से सीढ़ी रहता था, इधर से भी सीढ़ी, इधर से भी सीढ़ी रहता था। ये कहाँ पे बनाए जाते थे, तो ये घर के आसपास में ही बनाए जाते थे। इसमें किसी शुभ अवसर पे यहाँ पे क्या होते थे, स्नान किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है वर्ष 1920 से 21 के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। देखिए हम उसमें क्वेश्चन में बता चुके हैं ऊपर में कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। तो अभी जो हमारा आंसर हो जाएगा ये तो रावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। और उसके बाद लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, रिपीट करेंगे, देखिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था। तो ये मृतकों का टीला कहाँ पे मिला था, तो ये मिला था मोहनजोदारो में। कहाँ पे मिला था मृतकों का टीला, तो ये मिला था मोहनजोदारो में। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, इसका जो उत्खनन किया गया था ये कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में। कौन किया था, तो इसका जो उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी किया था। दयाराम साहनी किया था। क्या किया था, दयाराम साहनी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मोहनजोदारो शब्द का अर्थ है, तो मृतकों का टीला। अभी जस्ट हम ऊपर में देखिए रिपीट कर दिया ना, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, तो ये मोहनजोदारो में मिला था मृतकों का टीला। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदारो अभी कहाँ स्थित है, तो अभी जो मोहनजोदारो स्थित है वो है सिंध में स्थित है। यानी सिंध कहाँ पे पड़ता है, ये भारत में स्थित है। कहाँ पे है, भारत में स्थित है। अभी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध नदी के किनारे है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन में डी। पंजाब में क्या है, तो पंजाब में रोपर नदी है, रोपर है। किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना, तराजू निर्माण आदि
साहित्य शिल्प उत्पादक कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिला गया था? तो ये जो मिला था ये मिला था चंद्रहुद्रू में। क्या मिला था? चंद्रहुद्रू में। देखिए चंद्रहुद्रू चूड़ी टाइप का आपको फीलिंग आ रहा होगा। तो देखिए फीलिंग जब आ रहा है तो धातु की वस्तु से ही बनती है, मुहर बनता है, तराजू बनता है और जितने भी सारे ये गहने वगैरह होते हैं ये सारे चंद्रहुद्रू में ही पाए गए थे। मोहनजोदड़ो मृत्यु का टीला, ये आप जान रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था आपको हम पहले ही बता चुके हैं। 1921 में किसका है निर्माण? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया था। कौन खोजा था? तो ये दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? मोहनजोदारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहनजोदारो बोलते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हड़प्पा से यहाँ तो हड़प्पा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो हमारा जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में। किसके? कौन खोजा था? तो ये खोजा था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर 18 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो गुजरात में कौन पाया जाता है? तो अभी ये जस्ट क्वेश्चन ये रिपीटेशन का क्वेश्चन है। हम आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें रिपीटेशन का ज़्यादा चांस रहता है। जो ज्योग्राफी होता है, ये ज्योग्राफी क्या है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें रिपीटेशन का चांस कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलीबीरा कहाँ है। अभी पूछा जा रहा है क्या है कि गुजरात में कहाँ हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो इसका कौन सा स्थल है? तो ये धौलीबीरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। गुजरात में कौन है? तो गुजरात में जो है वो धौलीबीरा है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु अचल घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन नहीं? मोहनजोदारो है, लोथल है, हड़प्पा, उरुक नहीं है। उरुक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? जलाशयों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो जो जलाशयों का जो साक्ष्य मिला है वो हमारा मिला है कहाँ पे मिला है? तो वो जो मिला है ये मिला है आपको धौलीबीरा में मिला है। जलाशयों का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो धौलीबीरा में मिला। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धौलीबीरा कहाँ पे है? तो धौलीबीरा गुजरात में है। ये 2 बार रिपीटेशन कर चुका है, तीसरी बार चांस है, तो इसीलिए आपको हम बता देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन का पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो आपको स्थित है ये आपको स्थित है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारत के राज्य है, गुजरात राज्य में क्या है? सुरकोटदा है। आइए देख लेते हैं कुछ को स्थल होते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में जरूर दिया होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन में इसका दिया होगा, हाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो देखिए यहाँ पे धौलीबीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, सुरकोट, ये सारी क्या है? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मंडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अहमदाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालीबंगा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। धौलीबीरा तो 2 बार पूछा गया है कि गुजरात में कौन है और धौलीबीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में कौन है? तो धौलीबीरा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जूमिंग थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये किसने पद संभाला था और हड़प्पा का सब खुदाई का जिम्मा किसने लिया था? तो ये जो जिम्मा जो लिया था ये 44 की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है? 44 की बात की जा रही है। तो 44 की जब बात की जा रही है तो इसमें कौन नहीं होगा? दयाराम साहनी नहीं होगा। दयाराम साहनी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1921 में उत्खनन किए थे, तो ये होगा नहीं। तो ये होगा कौन? तो ये होगा रेम। कौन होगा? रेम। कौन होगा? रेम होगा। रेम व्हीलर होगा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? तो ये आपको बता चुके दयाराम साहनी 1921 में किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी ये जो 24 का जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो दिया हुआ है, यहाँ मोहनजोदारो हड़प्पा का ये दयाराम साहनी करते हैं। ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दयाराम साहनी है ये हड़प्पा क्या करते हैं? क्या करते हैं? हड़प्पा का करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया मोहनजोदारो दिया, तो मोहनजोदारो का कौन करेंगे? तो ये करेंगे आर.डी. बनर्जी करेंगे। कौन करेंगे? राखल दास बनर्जी। क्या करेंगे? राखल दास क्या बने? बनर्जी करेंगे। ये कौन है? राखल दास बनर्जी करेंगे। तो राखल दास बनर्जी करेंगे या आर.डी. बनर्जी करेंगे। ये कब किए थे? तो ये किए थे 1922 में किए थे। कब किए थे? तो 1922 में किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। 25 का देख लेते हैं। 25 का क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता 10 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये जो बता रहा है कि फैली हुई है, उत्तर के मालवा तक फैली हुई है, ये 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? पुरानी है। 300 ईस्वी 3000 ईस्वी पूर्व क्या है? पुरानी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी था। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? ग्रुप डी में पूछा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो किसका विकास 5000 पहले हुआ था? तो ये जो विकास हुआ था ये हुआ था, आपका बता देते हैं किसका हुआ था। तो ये हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था। किसका हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऑप्शन नंबर हमारा भैया क्या पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आज हम लोग उन्हें? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, या क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पे दिया गया है ये जो विकास हुआ था आसपास विकास किया, तो वो हम आज हम क्या कहते हैं? तो आज हम तो जैसे एक तो भारत हो गया, ये क्या होगा? पश्चिमी भारत हो जाएगा। और क्या होगा? पाकिस्तान हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी जब हम लोग देखेंगे ऐसे तो इस एरिया में क्या थे? इसी एरिया में क्या थे? सभ्यता थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 10 अस्तित्व में आई थी। तो ये अस्तित्व में कब आई थी? तो ये अस्तित्व में जो आपका आई थी वो आई थी 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी ईसा पूर्व आई थी। कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व आई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी? प्रशासनिक प्रणाली थी, या वस्तु विनिमय प्रणाली थी, या ईंटे के बने भवन थे, क्या थे? तो ये जो यहाँ पे जो आंसर होंगे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये शहरी सभ्यता था। क्या थे? शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पे कन्फर्म है कि ईंट से बने भवन में यहाँ पे मिलेंगे, नल मिलेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्या है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? काष्ठ युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांस्य युगीन क्या है? सभ्यता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। ये क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित कर देते हो? तो ये है कांस बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये आपका ये साइंस के बाद क्लियर हो जाता है। क्या होता है? साइंस भी यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। साइंस का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या चीज़ का? साइंस का भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कांस किसका मिश्रण है? कांस किसका मिश्रण है? तो कांस जो मिश्रण है ये किसका मिश्रण है? तो ये लोहा और टीन का है। क्या है? लोहा और टीन, सॉरी ये क्या, सिंधु घाटी सभ्यता डैश बनाने के लिए तांबा और टीन का है। क्या है? तांबा प्लस टीन का है। ये कौन मिश्रण है? तांबा और टीन का। तो ये है कांस। तो ऑप्शन में कांस है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो देखिए जो हड़प्पा बहुत महत्वपूर्ण है, कालीबंगा है, मोहनजोदारो, आजमगढ़ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आजमगढ़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर, मोहनजोदारो नाम का अर्थ है? ये क्या है? उसमें पढ़े थे क्या? मोहनजोदारो का क्या पता है? मृतकों का टीला पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो कहाँ पे? सिंधु। ये जो सारे चीज़ कहाँ पे होते हैं? सिंधु में थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका? सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन का, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करती थी? तो देखिए ये किसकी पूजा नहीं करती थी? तो ये जो पूजा है ये विष्णु के भगवान की पूजा नहीं करती थी। किसकी नहीं करती थी? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करती थी। इसमें स्वास्तिक के करती थी, कबूतर की करती थी, शिव के करती थी, विष्णु की नहीं करते थे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो ये करते थे पशुपति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्विकों ने एक दल ने मोहनजोदारो में सतह डैश अन्वेषण शुरू किया था? किस वर्ष सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ये जो आपका किया था, ये सतह अन्वेषण शुरू कब किया था? तो ये सतह अन्वेषण जो शुरू किया था वो 1980 में किया था। सतह अन्वेषण कब किया गया था? तो 1980 में किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ये है बैल। बैल क्या है? अक्सर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं से उत्पादित स्थल कौन सा नहीं है? तो ये है मांडा। मांडा जो है वो शिल्प कला से उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे है दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? वेद यहाँ पे 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। उपनिषद कितने होते हैं? टोटल उपनिषद जो होते हैं वो होते हैं 108। लेकिन प्रारंभिक उपनिषद कितने थे? 13। कितने थे? याद रखिएगा, प्रारंभिक जो हमारा जो उपनिषद थे वो 13 थे। ब्राह्मण कितने थे? ब्राह्मण 6 थे।
6 क्या है, ब्राह्मण करने का मतलब ये जाति सभ्यता वाला वो मत समझ लीजिएगा। ये ब्राह्मण क्या है, बुक जैसे वेद है, उपनिषद है, उसी तरह ब्राह्मण। ब्राह्मण कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर। ऋग्वेद में 1028 सूत्र है जिन्हें दास पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो ये नाम से जाना जाता है मंडल। मंडल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मंडल नाम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बृहदारण्यक, मुंडक और नैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। तो किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो ये है उपनिषद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, तो उपनिषद के उदाहरण है। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, हिंदू धर्म में डैश देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। तो धन का दाता माना जाता है, किसको धन का दाता माना जाता है हिंदू धर्म में, तो ये है आपको माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम को। किसको माना जाता है, सोम को। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 नंबर जो क्वेश्चन है ऊपर में है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो दार्शनिक विचारधारा कौन है, तो वो है वैशेषिक। क्या है, वैशेषिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैशेषिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका यजुर्वेद को। किसको जाना जाता है, यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद को जाना, जिसमें युद्ध की चर्चा, किसकी चर्चा है, युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, मंत्र की चर्चा है। सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना वाला मंत्र की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद से संबंधित अभी बता चुके हैं, यजुर्वेद युद्ध की है। तो युद्ध इसमें कौन से यज्ञ के अनुष्ठानों क्या, जादू टोना। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। जादू टोना ये होगा नहीं, ये किस में आता है, अथर्ववेद में आता है। राग यानी गीत संगीत, ये किस में आता है, तो ये आता है आपको अथर्ववेद में आता है। सॉरी सामवेद में आता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यज्ञ अनुष्ठानों, युद्ध होता है, तो ये पहले युद्ध से पहले यज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की सिर्फ 2 शाखाएं हैं। कौन है, यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं वो है शुक्ल, देख लेते हैं, इसके ऑप्शन में जरूर दिए होंगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, तो इसके ऑप्शन ये एक्सप्लेनेशन में दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है इसमें। चलिए इतना ही जानिए जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है। संग्रहित्री का क्या अर्थ है, तो इस संग्रहित्री का जो अर्थ है वो आपका है क्या है, वो है कोषाध्यक्ष और खजांची। क्या है, संग्रहित्री का अध्यक्ष क्या है, कोषाध्यक्ष या खजांची। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू धर्म पुरस्कृत जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। इसमें बताना कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ कौन नहीं है, तो वह है सत्व पुरुषार्थ नहीं है। क्या है, सत्व पुरुषार्थ नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो देखिए अर्नायक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, पीठक नहीं है। क्या है, पीठक नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्या है, ये आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, विनय पीठक है, सूत पीठक है और विधम पीठक है। इसमें क्या है, आगे चल के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनय पीठक में क्या था, बौद्ध धर्म और संघ के नियमों के संकलन है। सूत पीठक में क्या, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। और विधम पीठक में क्या, इसमें दार्शनिक क्रियाओं कलापों का व्याख्या है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनात्मक कार्य माना जाता है। तो किस देवता का सृजनात्मक कार्य माना जाता है, तो है ब्रह्मा। क्या है, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है ऐत्रेय उपनिषद। एक देखिए ऋग्वेद का जो 2 उपनिषद है वो क्या है, एक याद रखिएगा, एक तो एक से ऐत्रेय हो जाता है और दूसरा क्या है, एक क है, तो क है, तो क से भी एक होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में अभी क्या है कि यहाँ 50 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद से संबंधित है एक, तो ये देख लेते हैं इसका है एक तो है, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप लोग सर्च करके आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि दूसरा जो क्या है। इसका एक ट्रिक होता है, एक तो एक से होता है ऐत्रेय और क से भी होता है, तो वो आप क्या होता है वो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो का ऋग्वेद के 4 वेदों में से पवित्रतम वेद, जिसे 10,600 ऋचिकाओं के 10 सूत्रों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए 228। क्या है, 228 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर जो क्वेश्चन का किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। कि तो किस में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में है क्या है, सर्वाधिक ऋचाओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ये है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ऋग्वेद का संग्रह है 228 सूत्र को आप लोग ऊपर में ही देख चुके हैं, कितने हैं? 228 सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारण किए गए हैं? तो जीवन के कितने चरण निर्धारण किए गए हैं? तो जीवन के 4 चरण निर्धारण किए गए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छिक छंद साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो ये किस में शामिल है गद्य सूत्र? तो गद्य सूत्र जो शामिल है वो यजुर्वेद में शामिल है। यज्ञ की बात किया गया है, तो युद्ध होता है, युद्ध से पहले यज्ञ होता है, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। उपनिषद, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द जो है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है निकटता। क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है निकटता। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है, ऋग्वेद के शतरकों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो शतरकों को किस रूप में जाना जाता है? तो वो सूत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद, देखिए आ गया ना, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपको हम पहले ही बता चुके हैं, सामवेद होगा। गीत यहाँ पे ऑलरेडी गीत शब्द का जो है यूज कर दिया है, गीत यानी संगीत, तो ये सामवेद आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। देखिए रिपीटेशन कर रहा है कि नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और जो हमारा ज्योग्राफी होता है ये क्या हुआ? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। चलिए, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक बल खिल्ले भजन शामिल है, तो ये किस में शामिल है? अप्रमाणिक बल्ले किस में शामिल है? तो ये जो आपको शामिल है 228 में शामिल है। किस में शामिल है? 228 में शामिल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? जटिल शब्दों एवं व्याख्या के लिए कौन सा शब्द प्रसिद्ध है? तो आपका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। क्या है? निरुक्त प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर हो गया। अब हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य हमेशा विजयी होती है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धनुर्वेद। देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये युद्ध कौशल से संबंधित है। किससे है? युद्ध कौशल से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? संगीत बोल दिया तो इसका आंसर क्या होगा? सामवेद हो जाएगा। बताने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेखों माना जाता है। इनमें से सभी शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक लास्ट में क्या आता है? अथर्ववेद आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो ये 1500 से 500 BC तक चली। क्या है? 1500 से 500 BC तक चली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 69 देख चुके हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया था? देखिए जादू टोना के बारे में बता चुके हैं कि ये जो है ये अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में। तो इसमें भी बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बलिदान। क्या होता है अर्थ इसका? बलिदान होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिदान। यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का जो उपचार है वो किस वेद में दिया गया है? तो ये दिया है अथर्ववेद में दिया गया। किस में दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का जो उपयोग किया गया है वो किस में किया गया? तो महा उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया? महा उपनिषद में किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन का, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं
तो उपनिषदों जितने वो कितने 108 माने जाते हैं। तो पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 उपनिषद क्या है, 108 है। डैश में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, 11 मुख्य माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पे 13 दिया नहीं है, 13 दिया नहीं है, प्रारंभिक होता है। प्रारंभिक में 13 है, सॉरी प्रारंभिक में 13 है और 11 को मुख्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। डैश सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन है, तो सबसे पुराना उपनिषद है वो छंदोक्य उपनिषद है। क्या है, छंदोक्य उपनिषद है। क्या है, छंदोक्य उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 10 मूल तत्वों से बनी है। तो 10 मूल तत्वों से बनी है, तो कितने मूल तत्वों से बनी है, तो यह 5 मूल तत्वों से बनी है। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, मानिए तो साइंस का है, जिसमें क्या है, इसमें अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ठोस, द्रव और एक क्या पढ़ते हैं, गैस। चौथा आ गया था वो क्या है, चौथा जो आया था वो पाया प्लाज्मा। अब पांचवा जो आया वो भारतीय लेके आया, क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यही हमारा क्या है, 5 है। ऐसे तो इसके अनुसार जो दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके अनुसार जो दिया गया है वो दिया आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत माने गए हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो ये कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो वो कर रहा है भगवान यम। भगवान यम कौन है, भगवान यम। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता देवता यम मध्य के बीच बात, ये आपको हिंदी के बुक में आपको ये मिल जाएगा क्लास 8 में। किसमें, क्लास 8 के NCERT में आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर भी चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है हमारा 4। चलिए 4 नंबर चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है आपको। गलत जोड़ी कौन इसमें दिया गया है, तो ये तो दिया गया है बिंबिसार और गुप्त। क्या दिया है, बिंबिसार और गुप्त दिया गया। देखिए चंद्रगुप्त है, ये मौर्य, ये सही दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। बिंबिसार क्या दिया है, गुप्त दिया हुआ है, जो कि ये गलत है। बिंबिसार किसका किया था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार डैश का शासक था। तो बिंबिसार किसका शासक था, मगध का था, मथुरा का था, गंधार का था, तक्षशिला। इसमें से किसका शासक था, तो बिंबिसार जो है ये मगध का शासक था। किसका था, मगध का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए 80 नंबर अब हम क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी क्या, राजगीर थी। क्या थी, राजगीर। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था आपका ये वैशाली। उसके बाद क्या आया था, सॉरी राजगीर के बाद क्या आया था, पाटलिपुत्र। क्या आया था, पाटलिपुत्र। अभी जस्ट AEDO का जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन क्या किया गया था, रिपीट किया गया था कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर थी। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सारी चीज़। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति, ये इसमें पूछा जा रहा है कि जनपद कितने थे, महाजनपद। तो महाजन कितने पद थे, तो ये 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। चलिए ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब जैन धर्म में आते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के निर्मित अजमेर का सोनी जी की नासिया मंदिर को डैश को समर्पित है। तो किसको समर्पित है, तो यह भगवान ऋषभ भेद को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान ऋषभ भेद को संबंधित है। ये जैन धर्म के क्या थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये क्या थे, ये प्रथम जैन तीर्थंकर भी थे। क्या थे, प्रथम जैन तीर्थंकर भी थे। क्या थे, प्रथम जैन तीर्थंकर भी थे ये ऋषभ भेद, यानी इसी ने क्या किए थे, स्थापना किए थे। और महावीर जो है वो क्या है, इसको चरम पे लाए थे। मतलब इस महावीर के काल में क्या होते, ये बहुत ही फेमस हो गए थे ये धर्म, यानी जैन धर्म। 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या करें, जैन धर्म के संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाए थे जैन मंदिर का निर्माण राजा नंदी वर्धन ने करवाए थे। किसने करवाए थे, राजा नंदी वर्धन ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 85 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, जैन तीर्थंकर किसे कहते हैं। जैन तीर्थंकर में तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं धर्म की रक्षक जो करता है। क्या करता है, धर्म की रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षा, ये सारी चीज़ को जो करते हैं उसे मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो देखिए दिलवारा का जैन मंदिर ये तो फेमस है। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे है, तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में।
राजस्थान में माउंट आबू पे है। कहाँ पे है? माउंट आबू पे है, अरावली पहाड़ी पे है। याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। पार्श्वनाथ, कुशीनगर, श्रवणबेला, ये आपको याद रखना है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। बात रह गया कि इस क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जो जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जैन धर्म किससे संबंधित नहीं है। तो जैन धर्म से जो संबंधित नहीं है वो है कुशीनगर। कुशीनगर किससे संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यहाँ पे बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्या कह रहा है? 87 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसको डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना था निर्वाण। अभी बोले ना, जैसे ये कुशीनगर में क्या हुआ था गौतम बुद्ध का, तो महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जैन धर्म का क्वेश्चन है, निर्वाण उसमें भी, इसमें भी निर्वाण ही बोला जाता है। ऑप्शन 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म से अहिंसा का वर्णन करता है? आगम बोला है तो ये है आपका सूत्रकांग सूत्र है। क्या है? सूत्रक्रांतांग सूत्र है। क्या है? सूत्रक्रांतांग सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 89 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो वो है क्या है? प्रथम जैन धर्म का ऋषभनाथ। क्या है? ऋषभनाथ। ऋषभ वहाँ पे लिखा हुआ था, ऋषभदेव लिखा हुआ था, यहाँ पे ऋषभनाथ लिखा हुआ है। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो कौन थे? तो ये थे 23वें। 24वें में क्या थे? महावीर थे। 24 में महावीर, 23वें में ये। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कहता है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 10 तीर्थंकर थे। अभी बता चुके हैं, ये ज़्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। पार्श्वनाथ 23 में है, वो भी बता चुके हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो प्रथम कौन थे? जैन धर्म के 24, यहाँ लिखा हुआ 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभनाथ थे। 92 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो गैर अभिग्रहण किसका अर्थ है? तो वो अर्थ है अपरिग्रह का। किसका अर्थ है? अपरिग्रह का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म के उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो वर्तमान स्वरूप इसका किसने प्रदान किया है? तो वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया था महावीर। वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? महावीर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे, ये प्रथम। बाद में जो महावीर जैन धर्म जो बटे थे श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये थे दिगंबर, एक थे श्वेतांबर। चलिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका कुंडली ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडली ग्राम में। इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 95 नंबर जो क्वेश्चन है, महावीर और उनका अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वो वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो आपका स्थान है गुजरात में वल्लभी। क्या है? गुजरात में वल्लभी स्थान में उपलब्ध है। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन के या जैन धर्म इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। जिसका अर्थ है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? अभी हम बता चुके हैं जो जैन धर्म से 2 में बते थे, एक बने थे श्वेतांबर, एक बने थे दिगंबर। तो ये दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? ये भी हम बता चुके हैं किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था वैशाली के किस में? ये कुंडलू ग्राम में हुआ था। तो कुंडलू ग्राम आपका कहाँ पे है? तो कुंडलू ग्राम जो है वो वैशाली में है। कहाँ पे है? वैशाली में है। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में। 100 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इसका क्या था? वर्धमान महावीर हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 101 नंबर क्वेश्चन का, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ जो संस्थानों है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बसादीस। क्या कहा जाता है? बसादीस। जो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थ कितने नंबर के थे? तो ये थे 24 नंबर के तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 नंबर के थे। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम में कौन थे? ऋषभनाथ। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछिए, सब क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट किए जाते हैं।
103 नंबर क्वेश्चन देखें 24 में तीर्थंकर। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, तो ये कौन हो जाएगा, महावीर हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे 24 में। ये पार्श्वनाथ क्या हो गया 23 में हो जाएगा, पार्श्वनाथ जो कि देखिए पूछा जा चुका है यहाँ पे 23वां हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है वो है जैन धर्म से भी और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, जैन धर्म से भी और बौद्ध धर्म से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, तो दोनों आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे इसका जो जैन धर्म का जो त्रिरत्न शब्द वर्ड है वो कौन कौन से, और बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न जो वर्ड है वो कौन कौन से, चलिए वो लोग हम लोग भी देख लेते हैं। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के कौन सा है, तब बुद्धम संघ, ये हो जाएगा। आरआरबी द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि दोनों में वो ऑप्शन दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो देखिए ये इस्लाम है, तो इस्लाम में तो ये तो सही है कि कुरान होता है। सिख धर्म में क्या होते हैं, तो सिख धर्म में जो होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब, क्या होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं। ईसाई धर्म में क्या होता है, बाइबिल। जैन धर्म में क्या, उपनिषद, जो कि ये गलत है। तो उपनिषद नहीं होता तो ये इसमें क्या होता है, तो उपनिषद ना होकर इसमें आगम कहलाता है। क्या कहलाता है, आगम। क्या कहलाता है, आगम। इसका एक्सप्लेनेशन में जरूर दिया हुआ है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर। देखिए हम बता चुके हैं जैन धर्म से दिगंबर और श्वेतांबर है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है जैन धर्म वो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे पार्ट 2 लाएंगे, उसमें बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का अच्छे से एनालिसिस करके देख लीजिएगा। आपका एग्जाम जब भी होगा, आपका एग्जाम अगर ये करीब में है तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट का आपको देखना पसंद करते हैं PY की, हम उसका सब्जेक्ट लाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसको फ़ायदा मिल सके। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।